स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल पे। आज हम अपने साइंस एंड टेक की क्लास में, आपको पता है हम यहाँ पे शाम को हम मॉक टेस्ट कराते हैं। मॉक टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम, तो जो भी आपके पीवाईक्यू, जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि मॉक टेस्ट में हमने अलग-अलग फॉर्म में अभी तक हम 11 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। ये हमारा आज 12वां मॉक टेस्ट है। अब इसमें हमने कुछ नया क्या किया है, सबसे पहले आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने 30-30 क्वेश्चन कराया था, फिर हम 40 क्वेश्चन पे चले आए थे। अब हम सीधे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे जितना हो सके 2018 से लेके 23 तक, मतलब हम पीछे से घूमते आएंगे। 2023 से लेके वापस चलेंगे अब हम 2012 तक, क्योंकि आपको पता है साइंस और इन्वायरमेंट ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनमें जो नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जो पुराने क्वेश्चन हैं, अगर आप कभी भी साइंस एंड टेक का आप पीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, जब साइंस एंड टेक की बात करेंगे आप, तो देखिए अगर 20 क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस एंड टेक से या जनरल साइंस से, तो विश्वास मानिए हमेशा 17 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जो 3 क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ऑप्शंस में से नए बनाए जाते हैं। अभी तक मुझे कोई नया सा क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और निवेदन आपसे ये है कि जिन भी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, जिन भी फ्रेंड सर्कल में आपके अवेलेबल होइए, इन वीडियोस को आप भेज दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर करिए। ठीक है, इन वीडियोस को शेयर करिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन वीडियोस को शेयर करते हैं आप, सो दैट विल बी मोर बेनिफिट। ठीक है, चलिए आप तो इसमें और आगे हम देखते हैं। और हाँ, जो लोग भी लाइव हो, जो हमारे पीसेस क्रिएटर वाले पे है, उनपे ये क्लासेस एक दिन बाद जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई पीसेस क्रिएटर में बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, तो जो लोग ढूंढ रहे हैं, ये विद्या पे क्लासेस चल रही हैं। एक दिन बाद जैसे अल्टरनेट करके हम फिर से हम इसका हम पीसीएस क्रिएटर पे भी आएंगे। ठीक है, वेल आइए तो इसमें देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आइए जो लोग भी लाइव हो, आज देखिए पहला पेपर हमारा जो स्टार्ट है आपका 2023 का। आपको पता है, आप कहेंगे सर 2024 कहाँ गया भाई, जो 2024 का पेपर भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। 2024 का जो पेपर है, जो कि आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। 2024 का जो पेपर है वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, जो कि आपका 27 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो 27 अक्टूबर में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। विश्वास मानिए, जैसे 27 अक्टूबर को आपका पेपर खत्म होगा, उस दिन शाम को या अगले दिन सुबह मैं फिर से आपको मिलूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस साइंस के और इन्वायरमेंट के, अभी साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे पढ़ाई से मिलेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। मैं दावे के साथ दिखाऊंगा कि इस वीडियो का इतने 9 मिनट में देखिएगा, विश्वास मानिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर? इसमें से कौन सा आपका अर्धचालक है? जल्दी से बताइएगा जो लोग भी लाइव हो, जो लोग भी लाइव हो फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर? इनमें से कौन सा तत्व है जो सेमी कंडक्टर है? जब तक आप लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, आइए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। और याद रखिएगा, जो आपका सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं, सेमी कंडक्टर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि आपका अगर हीट कम रहे, उन्हें एनर्जी ना मिले, सो दे वर्क लाइक अ नॉन मेटल। वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, देन दे वर्क लाइक कंडक्टर। अब देखिए, सेमी कंडक्टर से जो मेन सेमी कंडक्टर्स है, उसमें आपका सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम, इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो किस पे बनते हैं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से अलग जाए। ठीक है, और याद रखिएगा इनका यूज कहाँ होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, क्या होते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, या कोई भी आप कह सकते हैं कि जहां पे भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उन सभी जगहों पे हम इन सिलिकॉन और जर्मेनियम से, मिली सिलिकॉन ज्यादा है इसलिए सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ जो हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, तो ये भी आपका जर्मेनियम भी क्या सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनका बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने पे, कंप्यूटर को बनाने पे, मोबाइल को बनाने पे। इसमें पूछे सबसे अधिक कौन यूज होता है, तुम्हारा सिलिकॉन यूज होता है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। क्या निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? अब आप खुद बता सकते हैं इसमें से कौन सा अर्धचालक है। एल्यूमिनियम है नहीं, मेटल है, सीसा नॉन मेटल है, सिलिकॉन, आप क्वेश्चन मिल गया। अब आइए कुछ चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो चांदी होता है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये टोटली बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जब बेस्ट कंडक्टर है तो क्यों नहीं इसका उपयोग हम बिजली के इक्विपमेंट्स में कर लेते हैं। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए कि अभी हल्का सा अमाउंट में चांदी होता है जो बहुत हाई वोल्टेज के तार होते हैं, तो हमारे यूपी बिहार में वो खंभा तो रहता है और तार गायब हो जाता है। अगर हमने इक्विपमेंट्स में से यूज करने स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा 100 रुपए का हो, चांदी अगर यूज करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है 10,000 का हो। इट इज बेस्ट कंडक्टर बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल। बेस्ट तो है बट इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। ठीक, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2023 के क्वेश्चन है सारे ये। इसमें कह रहा है पोषण स्तर बनाते हैं, लग रहा है इसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है साइंस का नहीं है, ये जो क्वेश्चन आपका ये इन्वायरमेंट का है। पोषण स्तर बनाते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, सी केवल जंतुओं से, और डी खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा सभी लोग। आर्या गुप्ता, गुड इवनिंग आर्या, वेलकम टू न्यू क्लास। चलिए कोशिश करिए आप आंसर देने की, और आपके जो भी नेशनल पीजी वाले हैं आप चाहें तो इनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेल आइए चलिए आप आंसर दीजिए, तब तक मैं ढूंढता हूं नया क्या मिलता है। पोषण स्तर बनाए जाते हैं, पोषण स्तर को बोलते हैं हम, इसको लेवल समझ जाइए आप, कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं पोषण के या न्यूट्रिशन के, तो हमसे बोला जा रहा है कि जो आपके न्यूट्रिशन के लेवल होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। देखिए अब इसमें अगर बात करेंगे आप न्यूट्रिशन के लेवल की, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से। जो आपके प्यारे प्यारे प्लांट होते हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तो हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादक। मुझे पता है कुछ लोग को इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी। ब्यूटी क्वीन, वेल डन। आपका नाम मुझे नहीं पता है बट मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं। ठीक है, वेल अच्छी बात है, इसलिए आप लाइव आते रहिए। हाँ बट आंसर देने की कोशिश करिए, वेल डन। आइए, तो अगर आप अपना नाम बता देंगे तो शायद मुझे याद आ जाए। ठीक है, या अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा हो, अगर आप उस क्वेश्चन को बता देंगे तो भी मुझे याद आ जाएगा कि आप कौन है। ठीक है, आइए वेल, तो यहाँ हम बात करें, हम पोषण स्तर बनाए जाते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, और केवल डी। आप लोग तब तक इसका आंसर दीजिए, तब तक हम कुछ और बातें करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो उत्पादक होते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो हमारे क्या है, उत्पादक है। अब इन प्लांट्स को कौन खाएंगे, तो आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, या जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे हमारी एक बकरी हो गई, देखिए मैंने इसका एग्जांपल वहां पे लिया भी था, हमारी एक बकरी हो गई। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है समझ जाइएगा। ये हमारी बकरी है, बकरी ने इसको खा लिया। ठीक है, बकरी ने इसको खा लिया, तो आप समझ जाइए ये हमारा क्या है, ये बकरी जो है इट इज द प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब इस बकरी को सपोज कर एक फॉक्स खा गया। कौन खा गया, इसको एक फॉक्स या लोमड़ी खा गई, और इस लोमड़ी को क्या होगा, एक आपका लॉयन खा गया। लॉयन जब मर गया तो उसे वल्चर्स खा गए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक पूरी फूड चेन बन रही है। अब आप खुद बताइए कि क्या आपको लगता है इसमें केवल प्लांट्स है, केवल एनिमल है? नहीं, इसमें सारे के सारे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, खाद्य श्रृंखला में जो जीव होंगे आपस में जो कंबाइन बना होंगे वो एक पूरी साइकिल बनाएंगे, तो उन्हीं के संबंध होने से ही क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। वेल, चलिए भाई आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग आंसर दिया करिए, मत सोचिए कि वो गलत है या सही है। आप लोग एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में हैं, तो आराम से आप लोग आंसर दिया करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, हमसे कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का वह स्रोत है जो कि, मतलब इसमें से कौन सा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा, इसको बोलते हैं हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आर्या गुप्ता जी, वेल डन आर्या, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, वेरी गुड, वेल डन आर्या। आप वहां भी अच्छा पढ़ती हैं, यहाँ भी अच्छा पढ़े, वेरी गुड। हमसे कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का वह स्रोत है जो कि, ऑप्शन है ए ऊष्मा जनित है, बी विद्युत जनित है, सी गैर नवीकरणीय है, और डी नवीकरणीय है। जो लोग भी लाइव हो आंसर देने की कोशिश करिए, फिर हम और आगे चलते हैं। देखिए जब आप बात करेंगे आप गैर पारंपरिक ऊर्जा का वह स्रोत है जो कि ए ऊष्मा जनित है, बी
विद्युत जनित है, सी गैर नवीकरणीय है और डी हमारा क्या नवीकरणीय है। तो आपको पता होगा जो आपका गैर नवीकरणीय, जो गैर पारंपरिक होगा वो हमारा क्या होगा, वो आपका गैर नवीकरणीय होगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ठीक है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूची एक को सूची दूसरे में मिलाना है। मीन्स वी हैव टू मैच सूची एक टू सूची दो। हमें क्या करना है, जो आपके दो लेवल्स हैं, सूची एक सूची दो, एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ कारक है। हमें इसको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए एक तरफ रोग है और एक तरफ क्या है, कारक है। देखिए होता है क्या है, अगर हम थोड़ा सा मिला लेंगे, अगर हमें एक आध ऑप्शंस भी आते हैं, अगर हमें अच्छे से एक आध ऑप्शंस भी आते हैं तो आराम से इसको मिला लेंगे। कैसे, आई देखिए, जैसे हमारा सपोज कर आपको कुछ नहीं आता है और एक आध अगर आए तो कैसे करते हैं। देखिए जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। उसका हमारा नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। देखिए मच्छर के काटने से नहीं फैलता, मच्छर उसको फैलाता है। मच्छर जो होता है वो उसे फैलाता है, ठीक है। बट होता किससे है, तो वो एक प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सपोज करें एक आ गया तो डी का टू, आइए हम मिलाते हैं डी का टू कहां है। तो देखिए हमें बस एक ऑप्शन आ रहा था तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वेल्डन आर्या, सी, वेरी गुड। बट आप आर्या जी ये बताइए किस क्वेश्चन का सी है, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा इसी क्वेश्चन का, ठीक है कोई बात है, ठीक है चलिए वेल। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीरीज में नंबर नहीं है, ठीक है चलिए। अच्छा सी आपने सही बताया, वेल डन, बहुत अच्छा। डी का टू, तो जिन्होंने भी सी लगाया है, आर्या आपका बिल्कुल सही है, सी, वेरी गुड। तो अब देखते हैं हम। अब आपको पता है हाथी पैर है, ये कीड़ों से होता है, वॉकेरियस होता है, कीड़ा हो गया। डेंगी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो डेंगी है, जो आपका डेंगी या डेंगू कहते हैं, ये आपका वायरल है, ठीक है। बचा हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर, क्या हो जाएगा, जीवाणु। मिला लीजिएगा, सी आंसर आर्यन ने बिल्कुल सही दिया है, वेल आर्यन। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि फॉर विच, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका जो जाइलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस आपके पास है, ए जल, बी ऑक्सीजन, सी अमाइनो एसिड और डी भोजन। तो आपको जल्दी से ये बताना है कि किसके परिवहन के लिए जो जाइलम होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए जब आप जाइलम की बात करेंगे, किसकी, जाइलम की, दो चीजें होती है। किसी भी प्लांट की हम बात करेंगे तो प्लांट में आपकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। एक आपका जाइलम और एक आपका फ्लोएम। ट्रिक से याद करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। श्रेया यादव ए, वेल डन श्रेया, वेरी गुड। ओके आर्या गुप्ता ए, वेल डन आर्या, बहुत अच्छा। चलिए तो यहां हम बात कर रहे थे, तो देखिए हिंदी में याद करिए जाइलम, हिंदी में क्या लिखते हैं, जाइलम, ऐसे लिखते हैं जाइलम। याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल, क्या बोलेंगे हम, ज से जाइलम और ज से जल। तो आप याद रखिएगा जो जाइलम होता है वो क्या करता है, आपके जल के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लगभग सबका आंसर सही जा रहा है, श्रेय यादव आपका भी वेरी गुड। और जो आपका फ्लोएम होता है, तो थोड़ा इंग्लिश में रह दीजिए, फ से फ्लोएम और फ से फूड, फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो अगर हमसे फ्लोएम पूछता तो सीधे आप चिल्ला के बोलते कि सर जो फ्लोएम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड एज वेल एज हॉर्मोन्स टू। हॉर्मोन्स के बारे में जब मैं डीप में पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड्स के बीच के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, घबराइए नहीं क्वेश्चन देख के, मैं बता रहा हूं। जो आपके आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, नाम है केवल, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इसमें कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए एवरीवन। चलिए जब तक आप आंसर ढूंढते हैं मैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं हम पैनक्रियाज।
अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? पैनक्रियाज बोलते हैं। अब मुझे लगता है आप इसका आंसर आप देने के लिए एलिजिबल है कि क्या इसका आंसर सही होगा। चलिए, सौम्या श्रीवास्तव सी। सौम्या, वेल डन सौम्या, वेरी गुड। सी बिल्कुल सही है आपका सौम्या। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सही आंसर देते हैं। वेल डन सौम्या। चलिए, तो अग्न्याशय को हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। थोड़ा पढ़ लीजिए, कुछ ज्यादा टॉपिक सीख जाएंगे आप। जो आपका पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो एक पत्ती नुमा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अग्न्याशय। अब अग्न्याशय में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जो आपका अग्न्याशय होता है उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। और जो हम इन सेल्स की बात कर रहे हैं उनमें एक सेल होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये कोई द्वीप नहीं है, ठीक है, ये कोई द्वीप नहीं है। इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी आपके लैंगरहैंस साहब ने की थी। ये याद रखिएगा। अब देखिए, जो आपका जो अग्न्याशय वाले सेल है जिसको हम पैनक्रियाज कह रहे हैं, तो अब होता यह है कि इसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होती है। जैसे आपका अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, गामा सेल होती है। इसका जो बीटा सेल है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। क्या होता है? बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन सौम्य सही था, आपका ऑप्शन इंसुलिन इसका सही आंसर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसके जो गामा सेल से, सॉरी, जो ग्लूकागॉन है, आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो सीधे बोलेंगे आप डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है आपका? डायबिटीज किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। इसको याद रखिएगा, डायबिटीज। ठीक है, पहली बात ये कि अब अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए, मैंने आप कमी लिखा है, जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगा। अगर यही इंसुलिन अधिक हो गया, अधिक हो गया, तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है इसलिए समझ जाइएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा बट याद रखिए, इसे पूछ सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिएगा, जब आपका इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका डायबिटीज होगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन भी आपका पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ये है, तो ये आपका ग्लाइकोजन को, किसको? ये आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में। ये आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, किसका क्या काम है। ठीक है, बहुत बार पूछा ये कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा जलीय पौधा है जिसे हम जल प्लावित धान के खेत में उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? एज अ फर्टिलाइजर कौन सा हम उपयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास है, ए वोल्फिया, सी एजोला, सी ट्रापा और डी लैम्ना। डी हमारा क्या है? लैम्ना। जो लोग भी लाइव हो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, एवरीवन। चलिए कोई बात नहीं, मैं देता हूं उसका आंसर। देखिए, श्रेया यादव बी। वाइल्डन श्रेया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रही है श्रेया आप। कल मुझे बताइएगा आप कौन है, आपकी शक्ल से मैं पहचान ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए अच्छी बात, नहीं आर्या, वेल आप, तो यहाँ हम बात करें जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेल चलिए, तो इसमें जो एजोला है, एजोला, एजोला इज अ बायो फर्टिलाइजर। जो आपका एजोला है ये हमारा क्या है? इसे हम एज अ जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, इसे हम जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगा रखा है सभी का सही है, ठीक है। आइए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं। ए ज़ैरिकोल्स जानवर, बी वृक्षवासी जानवर, सी जीवाश्म जंतु और डी स्थलीय जानवर। और डी हमारा क्या है? स्थलीय जानवर। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा है। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। ए ज़ैरिकोल्स जानवर, बी वृक्षवासी जानवर,
सी जीवाश्म जंतु और डी स्थलीय जानवर। चलिए, जब तक आप सौम्या श्रीवास्तव जी ए, वर्ल्डन सौम्या, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि जो भी रेगिस्तान में रहते हैं, भाई देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट, आर्या गुप्ता जी ए, आर्या बिल्कुल आपका भी सही है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन खुद बताता है कि मेरा आंसर ये होगा। देखिए भाई, रेगिस्तान में रहने वाले को, रेगिस्तान में रहता है तो डिजर्ट बोलते हैं मेनली, ठीक, वेल भाई रेगिस्तान में रहने वाले को स्थली तो बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि जो स्थल पर रहता है उसको स्थली बोलते हैं। बचा हमारा क्या, जीवाश्म जंतु। भाई जीवाश्म जंतु वे जंतु होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक, बहुत सालों पहले होंगे, उन्हें हम जीवाश्म, जैसे आपका कह सकते हैं कि डायनासोर एक जीवाश्म जंतु है, मैमथ एक जीवाश्म जंतु है। फैज अहमद साहब ए, वर्ल्डन फैश, वर्ल्डन बहुत अच्छा, सबका सही है, ठीक है। तो वृक्षवासी, भाई वहां पे जब आपको पता है रेगिस्तान में जो वृक्ष है ही नहीं, वहां पे केवल कांटेदार झाड़ियां मिलती है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तुम्हारा बचा क्या, जेरिकोल्स जानवर। ये ऑप्शन जिन्होंने ए लगा रहा है सबका ये सही है, वर्ल्डन बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेया, फैज, आर्या, सबका सही है, वर्ल्डन। आइए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आ, मानव हृदय में कितने कक्षों का बना होता है। आई मीन जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, उसमें कितने आपके पोस्ट होते हैं। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ह्यूमन हार्ट में आपके कितने कोष होते हैं, जल्दी से बताइएगा। जब तक आप लोग आंसर लिख रहे हैं तब तक मैं कुछ बातें कर लूं आपसे। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, देखिए जो आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं भाई। सौम्या 4, हाँ सौम्या वर्ल्डन 4 सही है, आर्या ए 4, लगभग सबका सही है, ठीक है वर्ल्डन। आइए कुछ बातें कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो पहली बात ये याद रखिएगा, जो कहाँ के ह्यूमन हार्ट, ये आ जाइए। देखिए इस फिगर को समझ लीजिए, मैं रहूं या ना रहूं, आपको जीवन पर्यंत, जिस तरह आप लोग मुझे नेशनल पीजी में देख रहे हैं, अहमद साहब, फैज बिल्कुल सही है, अहमद बहुत अच्छे। देखिए भाई फैज, कल फिर से कोई शायरी याद करके आइएगा, कल फिर से आपसे मुझे शायरी सुननी है, ठीक है। श्रेया, वेल्डन श्रेया। आइए देखिए, अब होता क्या है कि ये कोई इंसान है, ठीक है, इस फिगर को समझ जाइए, मेरी बात मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ह्यूमन बॉडी जो होती है, इसमें आपके दो, कलर चेंज कर दें भाई, ह्यूमन बॉडी में आपके दो प्यारे प्यारे लंग्स होते हैं, बहुत ही प्यारे। और लंग्स का काम क्या होता है, आपको पता है, टू प्यूरिफाई द एयर। जो एयर हम ले रहे हैं उसे लंग्स का काम होता है। लंग्स के थोड़ा सा नीचे आपका एक 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आंसर सबका सही है, हमारा क्या होता है, एक 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना होगा तो मेरे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या बहुत जल्दी आपको हार्ट के बारे में और अच्छा मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। तो अब 4 चैम्बर्ड, इसमें 2 ऑट्रियम होते हैं, ऊपर वाले को हम ऑट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम आलिंद और निलय। तो देखिए 1 2 3 4, तो क्या मिला, 4 चैम्बर्ड मिल गया। इसके नीचे 2 किडनी होती है। अब आइए फिगर के साथ समझ लेते हैं, 2 किडनी होती है। होता क्या है, जो आपका लंग्स है, लंग्स जो होता है, तो लंग्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका स्ट्रक्चर है। लंग्स जो होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे याद करना है, लंग्स जो होता है, पीसेस क्वेश्चन है सीधे। लंग्स छोटे छोटे आपके कोष्ठों का बना होता है, जिन्हें हिंदी में वायु कोष्ठ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एल्विलॉय। एल्विलॉय, आप लोग सीधे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई, मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। इसे इंग्लिश में हम एल्विलॉय कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा पीसेस में कि लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो सीधे बोलते हैं एल्विलॉय। जिस तरह बोला जाता है कि आपकी ब्रेन या कह सकता है कि आपकी नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आप सीधे बोलते हैं सर न्यूरॉन। आपकी किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आप सीधे बोलते हैं सर नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। इसी तरह जब बात करेगा आपका लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो इसे बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठिका, और इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलॉय। एल्विलॉय, तो एल्विलॉय के अंदर जो आपका ब्लड है वो आपका ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होता है और वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड का नाम होता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जब आपका हार्ट, जैसे यहां से आपका आ गया, हार्ट में आया, हार्ट ने फिर से पंप किया, पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी में टहलने के बाद लंग्स, ये किडनीज में आएगा, किडनी प्यूरिफाइज करेंगे, फिर आपका आएगा और फिर आपका मूव करता है। डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं अपने हम, ठीक है, क्या क्या हमारे क्वेश्चन है। आइए, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
कि निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक रेशम का घटक है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशम का घटक है? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक रेशम का घटक है। आपके ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन और डी फॉस्फोरस। और डी हमारा क्या है? फॉस्फोरस। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशम का घटक है। श्रेया सौम्या, वर्ल्डन सौम्या, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। सही आंसर है आपका। देखिए अब और लोग आंसर आने दीजिए। सबका साथ सबका विकास मोदी जी की हमारी कहावत है। देख ले तो और लोग का आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक रेशम का घटक है। इसको ऐसे समझ जाइए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब हम बात करेंगे नेचुरल रेशम की, तो आप याद रखिएगा कोई भी प्राकृतिक सबस्टेंस है, प्राकृतिक सबस्टेंस जो आपका एनिमल बॉडी से बना हुआ है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स तो पक्का होंगे। हाइड्रोजन पक्का होगा, ऑक्सीजन पक्का होगा, नाइट्रोजन पक्का होगा और सल्फर पक्का बना होगा। ये भले ना हो, ये तीन तो पक्का मिलेंगे। आप देखिए इनमें से क्या अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा रखा है उन सभी का सही है। वेल डन सौम्या। कि किससे बने होते हैं, तो सीधे बोलेंगे आप इट्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। वेल डन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाई थोड़ा थोड़ा स्पीड पे चल रहा हूं मैं, तो आप लोग फटाफट आंसर देते रहा करिए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। जो आपके समुद्री शैवाल होते हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, फटाफट बताइएगा। ए आयोडीन, बी ऑर्गन, सी ब्रोमीन और डी क्लोरीन। जल्दी से आपको बताना है जो आयोडीन होता है वो किसका आपका महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पीसेस में देखिए डायरेक्ट पूछा भी है, और ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ जाता है। क्यों आता है ये मुझे नहीं पता, आप फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ए सॉरी समुद्री सवाल इनमें से किसका मैंने आंसर ही दे दिया। इनमें से सौम्या श्रीवास्तव, आई थिंक ए, या सौम्या यू आर राइट। ए बिल्कुल सही है आपका। वेल डन। मेरे मुंह से आंसर इसका निकल भी गया था, ठीक है। तो चलिए आप श्रेया ए, वेल डन श्रेया, बिल्कुल सही है आपका ए। समुद्री सवाल जो होते हैं वो मेनली आयोडीन के, किसके, आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक और क्वेश्चन पीसेस का याद रखिएगा कि किस, अगर पूछा जाए कौन सा सवाल, तो उसका नाम लिख लीजिएगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया उस सवाल का नाम है। लैमिनेरिया उस सवाल का नाम है जो आयोडीन को प्रोड्यूस करता है। क्या नाम है उसका, लैमिनेरिया, ठीक है। बाकी सब तो सिर्फ फर्जी एलिमेंट है। जो ऑर्गन है ये आपका एक अक्रिय गैस है। ऑर्गन हमारा क्या होता है, ये एक अक्रिय गैस है। और पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक मिलता है, तो सीधे बोलेंगे आप सर ऑर्गन। सबसे अधिक, सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या हमारा, ऑर्गन है। और अगर बात करेंगे आप अक्रिय गैस की, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका अमाउंट कितना है, तो आप सीधे बोल सकते हैं सर 0.93। एयर में आपका 0.93% मिलता है। सारी चीज रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ब्रोमीन एलिमेंट क्या है, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा आपका, किस फॉर्म में मिलता है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये नॉन मेटल है, इट्स अ नॉन मेटल। ब्रोमीन ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आर्या गुप्ता जी ए, फैज अहमद साहब ए, चलिए अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है। वही आपसे पूछे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो आप बोलेंगे पारा या मरकरी। इंग्लिश में पारा कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं। सिंबल उसका Hg होता है। और ये हमारा क्या है, ये एक ऐसा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलिए जो मैं एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूं, सौम्या श्रीवास्तव मरकरी, वेल डन सौम्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। इनमें से जो आपको, जिस तरह मैंने मॉर्निंग में बताया था मैंने कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, इनमें से कौन सा आपका नोबल गैस नहीं है। क्या आ गया, कौन सा आपका नोबल गैस नहीं है। जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करें इसका आंसर देने की। इनमें से कौन सा आपका नोबल गैस, जैसे इंग्लिश में हम अक्रिय गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे नोबल गैस पूछे, अक्रिय गैस पूछे,
या जीरो ग्रुप बोले, जीरो ग्रुप गैस, तो भी समझ जाइए इसी की बात कर रहे हैं। या अगर हमसे बोले ग्रुप 18, ग्रुप 18th ग्रुप के एलिमेंट, तो भी समझ जाइए ये वो नोबल गैसेस की बात कर रहा है। चार पांच नाम देख लिया आपने, नोबल तत्व बोले तो भी समझ जाइए वही है, अक्री गैस बोले तो भी वही है, ग्रुप 18 बोले तो भी वही है, और जीरो ग्रुप बोले तो भी वही है। अब आप कोशिश करिए फटाफट आंसर देने की। सौम्या जी डी, रेडॉन, वर्लन सौम्या, श्रेया, फैज, आर्या, लगभग सबका सही वर्लन, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए जब आप नोबल गैसेस की बात करते हैं तो कुछ ही नोबल गैसेस है, इनमें से कौन सा, नहीं 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 डी नहीं होगा भाई डी नहीं है, सी है इसका, कोई बात नहीं। देखिए इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। जो अक्रिय गैसेस की बात करते हैं आप, पहले हमारा आता है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है जेनन, और फिर आता है रेडन। तो रेडॉन जो है ये भी एक अक्रिय गैस है, भले कम मिले बट ये उस ग्रुप का ग्रुप है। जो एक्टीनियम है, एक्टीनियम, ये आपका, इसका एटॉमिक नंबर शायद 83 होता है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है। ये क्या आपका है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे के सारे ये आपके अक्रिय गैस है। एटॉमिक नंबर अगर इसको लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2, 10, 18, 36, 54 और 86 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबका लगभग डी था, डी नहीं सही है, इसका सही आंसर हमारा क्या है, सही आंसर आपका सी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा बट कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले बोला था कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए बनते हैं जिनका आपको आंसर निकालना है। इनमें से किस प्रकार का टीका है जो आपका डिप्थीरिया से बचाता है। आपके ऑप्शंस है ए जीवित क्षीण, बी वायरल वेक्टर, सी टॉक्साइड, और डी मैसेंजर आरएनए। डी हमारा क्या है, मैसेंजर आरएनए। आइए देखिए इसका आंसर मैं दे देता हूं। जो डिप्थीरिया का टीका बनता है इसको आप डीपीटी समझ सकते हैं, डीपीटी, इसको हम डीपीटी बोलते हैं। और ये जो टीका होता है टॉक्साइड, मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स है उसके टॉक्सिन से बनता है, इसलिए उसको हम टॉक्साइड बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मैं आप लोग का वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जो डिप्थीरिया का टीका होता है वो आपका टॉक्साइड टाइप का होता है। किस टाइप का, टॉक्साइड, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। आंसर देने की कोशिश करिएगा। कीट भक्षी को हम बोल सकते हैं इंसेक्टिवोरस। इनमें से कौन सा आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, भाई कोशिश करिए। इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जल्दी से बताइएगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी प्लांट है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी प्लांट है। ऑप्शंस आपके हैं नेकेंथीज, बी नीलंबो, सी निकोटियाना, और डी घटपानी। जल्दी से बताइएगा भाई। थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, फिर भी आई मैं। श्रेया सी, ओके श्रेया, नहीं श्रेया निकोटिना नहीं है। फैज अहमद भी, फैज साहब नहीं, ये नीलंबो भी नहीं है। अब एबीसी करके मत करिएगा आप लोग, ठीक है। फैज अहमद भी नहीं है। फैज जी कुछ और सोचिए। आर्या गुप्ता डी, वर्णन आर्या, बिल्कुल सही आपका है। जो घटपानी है, घटपानी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घटपानी, घटपानी, पीचर प्लांट। क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट। इसको हम पीचर प्लांट बोलते हैं। और ये एक आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या होता है देखिए, ये मेनली जो प्लांट्स होते हैं घटपानी के पौधे, ये आपके मिलते हैं ऐसी एरियाज में जहां पे आपका नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। जिन एरियाज में आपका
नाइट्रोजन की कमी होती है उन्हीं एरियाज में मिलते हैं। इंडिया में मेनली मेघालय, ये क्वेश्चन पूछा इसलिए लिख लीजिएगा। इंडिया में आपका जो मेघालय है, मेघालय की बात कर रहे हैं, या जो नागालैंड का क्षेत्र है, नागालैंड का क्षेत्र है, उन एरियाज में आपका घट पानी मिल जाता है। अब आप कहेंगे सर ये काम कैसे करता है? तो काम ऐसे करता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें ऐसे फ्लावर, हाथ देखिए मेरा, इसमें ऐसे फ्लावर टाइप की लिप्स बनी होती है, नेट पे आप बाद में सर्च करिएगा, ठीक है। और इनके ऊपर ऐसे, जिस तरह मेरा हाथ देख रहे हैं आप, इस तरह से शेप बना होता है पत्तियों का, और इनसे एक बहुत ही प्यारी एरोमा, एक बहुत ही प्यारी स्मेल निकलती है। और उसी स्मेल के चलते जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उस क्या फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो होगा ये कि जैसे ही कोई कीड़ा अंदर आया, ये तुरंत, श्रेया सर ये टोटल हिंदी में ही क्यों है? अब श्रेया ये इंग्लिश वाले अलग वीडियोस है, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए जो आपका सेकंड चैनल है उस पर इंग्लिश मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे हम दोनों को कवर कर रहे हैं, हम इंग्लिश वालों को भी देख रहे हैं, हिंदी वालों को भी देख रहे हैं। आप जो हमारा पीसेस क्रिएटर का चैनल है, वहां पे आपको इंग्लिश में सब मिलेगा, वहां पे आपको एक वर्ड हिंदी में नहीं मिलेगा। आप वहां पे जाइए, बट यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं हर चीज की इंग्लिश बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना होइए। तो जो आपका पीचर प्लांट है, ठीक है, ऐसे शेप बनेगा, जैसे ही उसे हल्की सी अरोमा आएगी तो तुरंत वो पीचर प्लांट जो है उसका स्टोमेटा ओपन होगा और उसको क्लोज कर देगा। उसके बाद जो आपका पीचर प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको खा पचा के निकाल देगा, ठीक है। सो याद रखिए घट पानी, इसे इंग्लिश में पीचर प्लांट कहते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन की इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा, निश्चिंत रहिए आप। निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? Which of the following gas is known as the laughing gas? Which of the following gas is known as the laughing gas? Which of the following gas is known as the laughing gas? Everyone who is live there, please try to attend these questions. Our options are A, nitrous oxide, B, chloroform, C, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड डी अमोनिया। आपको ये बताना है इसमें से किस गैस को हम लाफिंग गैस कहते हैं। श्रेया नहीं, श्रेया सी इज नॉट करेक्ट। सौम्या जी, सौम्या श्रीवास्तव ए, वर्लन सौम्या बिल्कुल सही है आपका। जो ए नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी को क्या कहते हैं हम? लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लाफिंग गैस किसको कहते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, जो आप मूवीज में देखते हैं ना कि ला के हल्का सा सुंघा दिया और वो हंसने लगता है, दिस इज मिथ, ये मिथ ओनली है। जैसे जिस क्लास में आप लोग बैठते हैं, अगर कम से कम इतनी बड़ी बॉटल में लेके आऊं तब तो वहां कुछ पॉसिबल है। आर्या जी हाँ ठीक है, वरना आप सोचे कि छोटी मोटी बॉटल लेके मैं आऊं और आप लोग हंसना स्टार्ट करें, पॉसिबल नहीं है। दे आर नीड ऑफ ह्यूज अमाउंट, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, बड़े बड़े सिलेंडर्स चाहिए होंगे उन क्लासेस के लिए, ताकि आप हंसे, ठीक है। वेल, तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। क्लोरोफॉर्म जो होता है, थोड़ा क्लोरोफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है ये एक एज अ, जो क्लोरोफॉर्म है ये एज अ एनेस्थेटिक, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं जब उन्हें ऑपरेशन करना होता है तो वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवा। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि किसी एनेस्थेटिक मेडिसिन का नाम बताइए, तो आप सीधे क्लोरोफॉर्म बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, याद रखिएगा। क्या इसका फॉर्मूला होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सिंपल इसका फॉर्मूला आपका CO होता है, एंड इट्स अ वेरी हार्मफुल गैस, जो कि क्या है? बहुत ही हार्मफुल गैस है जब ये आपका ब्लड के साथ मिक्सअप होता है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं सारे आपके पीसेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में मिक्सअप होता है तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप करा रहा हूं उसको मैं, हीमोग्लोबिन। ये जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है तो आपका ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम हमारा क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है इसका? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, इट्स अ पॉइजनस सब्सटेंस। ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि अगर हमारे ब्लड में ज्यादा चला जाए तो हमारा टाइम आ जाएगा और हो सकता है अगली सुबह हम उठे नहीं, ठीक है। चलिए, अमोनिया बताइए। अमोनिया एक नॉर्मल सी गैस है, इसका फॉर्मूला आपका NH3 होता है, ठीक है। चलिए देखिए,
मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, दैट विल हेल्प यू। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो लोग भी पीसेस दे रहे हैं उन्हें क्वेश्चंस मेनली मेरे पढ़ाए से मिलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपने देखे थे ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए थे। अब मैं पीछे चल रहा हूं 2022 में, 2022 में पीसीएस में साइंस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये शायद स्लाइड फॉर्म में होगा, देख लीजिएगा। आइए चलिए, एक हमारा टेबल ए है, फिर टेबल बी है, आपको इसमें से मैच करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। देखिए सपोज करें आपको इसका आंसर नहीं पता है, अगर आप एक आध ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो आप इसका आंसर ढूंढ निकालेंगे। कैसे, देखिए, आवासीय क्षेत्र मतलब ये कि जिन एरियाज में आप रहते हैं, एक और बात थोड़ा मैं बता दूं आपको, ये आपका है डेसिबल, डीबी, जो आपका डेसिबल होता है, डेसिबल, डेसिबल जो होता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो जो ध्वनि की इकाई होती है, जो बात किसकी करते हैं हम, ध्वनि की इकाई, जो आपका ध्वनि की इकाई, या कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम कि आपका साउंड को, साउंड की जो पिच है उसको मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। इसका सिंबल आपका क्या होता है, डीबी होता है। क्या होता है, डीबी, डेसिबल याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है हमें मिलाना है, सपोज करिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे सबका सही हो जाएगा। देखिए, आपको पता होगा एक हमारा इसमें इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया, व्यापारिक क्षेत्र को बोलते हैं हम इकोनॉमिक एरिया, इकोनॉमिक एरिया, शांत क्षेत्र को बोलेंगे हम साइलेंट वाली बोल देंगे, आवासीय क्षेत्र जो आपके हाउस एरिया है। तो दिमाग लगाइए कि सबसे अधिक कहां पे होना चाहिए, जो सबसे अधिक की बात मैं कर रहा हूं कि सबसे अधिक शोर कहां होना चाहिए, भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया है सबसे अधिक शोर तो वही होना चाहिए। तो इनमें जो वैल्यूज देख लीजिए सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है आपकी, तो आप बोलेंगे सर सबसे अधिक जो वैल्यू है वो आपका 70 है। ये लॉक हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया से, मान देखिए आप, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो आपका कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो गया, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। हाँ चला गया है, फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है मुझसे भी, सॉरी उस क्वेश्चन के लिए सॉरी, ठीक है। उस क्वेश्चन का क्रक्स केवल ये था कि जो वैल्यूज थी, जो वैल्यूज थी, सबसे जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहां पे सबसे अधिक वैल्यू लगा दीजिए, और जो सबसे कम होगा वो शांत क्षेत्र में होगा, सबसे कम की वैल्यू लगाइए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए, काफी लोग लाइव है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आर्या गुप्ता जी, फैज अहमद जी, डी, क्वेश्चन मुझसे गलती से डिलीट हो गया, पर आप सभी का ऑप्शन डी सही होगा, मुझे इतना विश्वास आप लोगों पर, ठीक है। वेल, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उष्मागतिकी, जिसको हम थर्मोडायनेमिकली कह रहे हैं, रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई, जिसको इंग्लिश में दिक्कत थी हिंदी में दिक्कत थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा उष्मागतिकी फॉर्म में कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म है। ऑप्शंस आपको देने हैं, क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए हमारा है फ्लोरीन, बी डायमंड, सी कोयला, और डी ग्रेफाइट। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा। सौम्या श्रीवास्तव जी, ऑप्शन डी, सौम्या का ऑप्शन तो डी बिल्कुल सही है, बट इसी क्वेश्चन का है मुझे बता दीजिए क्या सर सेम क्वेश्चन का है स्टेबल फॉर्म, तो मुझे लग जाएगा हाँ दैट यू आर राइट। सौम्या आंसर सबका सही है, जो भी डी लिख रहे हैं, आप पता नहीं आप डी पहले से लिख के बैठे हैं या आप डी अभी लिख रहे हैं, आंसर पक्का बताइएगा। वेल कोई बात नहीं, जब तक आप इसका आंसर ढूंढ रहे हैं मैं कुछ बता दूं। जब आप बात करते हैं कार्बन की, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब कार्बन की बात करते हैं तो एक टर्म हमारा आता है एलोट्रॉप। क्या होता है एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब ये होता है कि कोई सब्सटेंस जिस फॉर्म में प्योर फॉर्म है उसको एलोट्रॉप कहते हैं। तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप है। देखिए इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप है, एक आपका होता है डायमंड, एक आपका क्या है डायमंड, एक आपका ग्रेफाइट, और एक आपका क्या है फ्लोरीन, एक आपका क्या फ्लोरीन।
ये आपके 3 आइसोटॉप्स हैं, आर्या गुप्ता डी, वर्णन आर्या बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो अब 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अब इनका कोई सिंबल पूछे, आंख बंद करके चिल्लाइए, सर जो आपका कार्बन का सिंबल है वही सबका सिंबल होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। डायमंड से देखिए कितने क्वेश्चन आपको लिखने हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिएगा। जो आपका डायमंड आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट सबस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे डायमंड। इट इज द टफेस्ट सबस्टेंस, हमारा क्या, डायमंड। इसके साथ साथ जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि क्या डायमंड आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, आप कहेंगे सर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है ये कि डायमंड क्यों इतना चमकता है। आर्य गुप्ता जी आंसर सही है आपका। डायमंड में इतनी चमक क्यों होती है? तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक प्रोसेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के चलते आपका डायमंड जो होता है वो आपका चमकता है। डायमंड से देखिए मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। टफेस्ट सबस्टेंस है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका क्या है, इसमें जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होती है। आज थोड़ा इमेज से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरा डायमंड है, ये सपोज करिएगा भाई डायमंड ये है, ठीक है, जो मतलब निकालिए। होता ये है कि डायमंड में अगर गलती से कहीं से अगर एक अगर रेज इंटर कर गई, तो जो डायमंड होता है वो इतने अलग अलग शेप्स में कटा होता है कि जो रेज होती है बाहर नहीं निकल पाती है, वो आपस में शेप्स में टकराती रहती है। तो यही एक रीजन है, एंटर कर गई यहां से वहां टकराती रहेगी, तो इसको बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर डायमंड में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते चमक होती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डायमंड। ये डायमंड के बारे में हो गया। आज थोड़ा ग्रेफाइट की बात करते हैं। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो ग्रेफाइट होता है ठीक उल्टा, इट इज नॉट द टफेस्ट सबस्टेंस, ये टफेस्ट सबस्टेंस नहीं है। इसका जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अबाउट कह सकते हैं कि 315 केल्विन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब आपसे कोई बोले कि क्या रीजन है कि जो डायमंड है, सॉरी जो आपका ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वैसे तो एक लाइन में आंसर समझिएगा सर, बिकॉज द ग्रेफाइट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। यही एक रीजन है कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। डायमंड में क्यों नहीं करता है? क्योंकि डायमंड में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या आप ये कहेंगे सर उसके पास फ्री वैलेंसी नहीं होती है, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है वर्ल्ड। और हम देखते हैं इसमें फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक लाइन में समझिएगा, फ्लोरीन इसको हम बकी बॉल भी कहते हैं, फ्लोरीन को हम बकी बॉल भी कहते हैं। उसमें होता है क्या है कि 60 से अधिक कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और एक पैक्ड स्ट्रक्चर बना, उसको हम फ्लोरीन कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। हाँ, एक और पीसेस का बहुत प्यारा क्वेश्चन कि ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा आपका सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट है। देखिए एक होता है लिक्विड लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को हिंदी में स्नेहक कहते हैं, हिंदी में लुब्रिकेंट को हम स्नेहक कहते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट का मतलब पाउडर की बात, कैरम आपने कभी खेला होगा तो कैरम बोर्ड में हम पाउडर लगाते हैं, अगर आपके पास हो तो ठीक है, तो किसी का छीन के देख लीजिएगा। कैरम में जो स्ट्राइकर होता है वो मूव नहीं करता है, बट जब उसमें आप पाउडर मिक्स कर देते हैं तो स्ट्राइकर बहुत तेजी से मूव करता है। तो चूंकि जो पाउडर है वो सॉलिड फॉर्म में है और लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन को कम कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम सॉलिड लुब्रिकेंट। इसी तरह जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनमें जो ग्रेफाइट का पाउडर होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। चलिए देखिए मैंने एक साथ आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैंने बता दिए क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जल्दी से बताइएगा भाई, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, जल्दी बताइएगा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो लोग इंग्लिश वाले में बता देता हूं, लेंस की क्षमता इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ लेंस। अभी आपने देखा कि 2023 में जो क्वेश्चन आया था, 23 का याद रखिए, वहां पे 23 वाले मैंने बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर से मेजर करते हैं, डायोप्टर से, ठीक है। आर्या गुप्ता डी, आर्या किस क्वेश्चन का बताने वाले हो सकता है डी, आर्या वर्ल्डन, वर्ल्डन आर्या आपका आंसर बिल्कुल सही है, वर्ल्डन। सौम्या श्रीवास्तवा जी, फैज, वर्ल्डन सबका सही है, बहुत अच्छा। देखिए भाई ये लेंस की पावर की बात करें, डायोप्टर, सोचिए 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, आप इसको मिला लीजिए। दाब का इसको हम प्रेशर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर का मेजर क्या है आपका? पास्कल, सही है। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, बिल्कुल से इसका क्यूरी होता है, बट जो ऊष्मा होती है इसको हीट कहते हैं हम। हीट का आपका जूल नहीं होता है, क्योंकि जो जूल होता है वो किसका मेजरमेंट है? तो बोलेंगे आप ये आपका कार्य का, वर्क का है। किसका है? ये वर्क यूनिट है। तो जिन्होंने भी डी लगा रखा है, मिस सोना ड्राइंग, वर्ल्डन सोना, बिल्कुल सही है आपका डी। आर्य गुप्ता जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, वर्ल्डन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। जो आपके ऊष्मा ईंधनों में से कहां पे आपका कार्बोरेटर का यूज किया जाता है? इसका आंसर आपको मैं नहीं देने वाला, इसका आंसर आपको मैं नहीं देने वाला, आप सबको इसका आंसर बताना है ढूंढ के कि इनमें से कहां पे कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास है, ए भाप इंजन। सोचिए पीसीएस में ये सब पीसीएस के क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस टेक, जनरल साइंस, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको समझाया था कल, 45 क्वेश्चन जो है, 45 क्वेश्चन, इसमें से 40 आपको रिवाइज ही मिलेंगे। और अगर आप यहां कंप्लीट कर ले रहे हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। वेल, मिस सोना ड्राइंग जी, ऑप्शन डी, वर्ल्डन सोना ड्राइंग जी, बिल्कुल सही है आपका। मिस सोना, सोना आंसर सही है आपका। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम। देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है, भाई आज के जमाने में सभी लोग के पास बाइक यानी तो आपका क्या कहते हैं स्कूटी है। देखिए हमने मॉर्निंग में हमने बुलेट का एग्जांपल लिया भी था कि हम ऐसी बुलेट बनाना चाहते हैं कि जो 200 का माइलेज दे। पॉसिबल है भाई, हो सकता है आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं। सौम्या श्रीवास्तव, वर्ल्ड एंड सौम्या, पेट्रोल इंजन, बहुत अच्छा। 10 साल बाद, जिसमें आपको मॉर्निंग समझाया था ना कि हम साइंस एंड टेक में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि मेरी जो बाइक है स्प्लेंडर वो 200 का एवरेज दे, सेम यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कार्बोरेटर होता है, जहां पे भी हम पेट्रोल की बात करेंगे वहां पे आपका कार्बोरेटर यूज होता है। लड़के तो पक्का जानते होंगे क्योंकि अक्सर वो बाइक बिगाड़ते बनाते हैं, तो सबका आंसर सही, श्रेया डी, वर्ल्ड सबका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए यौगिकों, ये यौगिक है, ठीक है, नीचे दिए ये यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल गैस बोलते हैं। नीचे दिए गए कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड, नीचे दिए गए कंपाउंड में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हेक्सेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन और डी आपका है बेंजीन। जल्दी इसका आंसर दीजिएगा जो लोग भी हो, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा प्राकृतिक गैस का, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, इसका मुख्य अवयव है। देखिए जब तक आप लोग आंसर ढूंढ रहे हैं मैं बताता हूं। देखिए जो हम प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, 3-4 चीजें याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन से भी कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे कोई बात नहीं, आप सुनिए। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भले मेरी राइटिंग खराब हो। जो हमारा प्राकृतिक, इसको नेचुरल गैस कहते हैं, इनके जो मेन अवयव है आपका है मीथेन। क्या होता है आपका? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा मिलता है। जो मीथेन है, हाँ मीथेन दिख रहा है क्या ऑप्शन में? या ऑप्शन बी मीथेन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी, वाह अरे बड़ी तेज आंसर दे रहे हैं आप लोग भाई। दीपाली चौरसिया जी, वर्ल्डन दीपाली, श्रेया यादव जी, वर्ल्डन श्रेया। मैं चेहरा आपका भूल रहा हूँ बट अच्छी बात है आप आंसर दे रही हैं। दीपाली सेम टू यू, मुझे चेहरा नहीं याद है बट आंसर आपका सही है। फैज अहमद जी बिल्कुल सही है। एडवोकेट नीरज जी, सर पॉलिटिकल साइंस की मेंस की क्लास कब से होगी? ओके अब जल्दी ही नीरज जी, पॉलिटिकल साइंस की मेंस की क्लास हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आइए और देखते हैं। फैज बिल्कुल सबका आंसर सही है। तो हम नीचे बात करें प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है?
जो हम मेंस की बात कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि प्री कम मेंस पढ़े, तो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आज या कल में आपका पीएसआर इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी दोनों ही अलग अलग स्टार्ट कर रहे हैं। और हो सकता है यूट्यूब पे साथ हम लोग पहले ऐसे हो जो इंग्लिश का अलग लॉन्च कर रहे हैं, हिंदी का अलग लॉन्च कर रहे हैं। जिसको थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत है, वो जो पीसेस क्रिएटर का जो चैनल हमारा है, उस पर आपको सारी चीजें इंग्लिश में मिल रही हैं, मैक्सिमम चीजें। ये जो क्वेश्चंस मैं हिंदी में करा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस वहां इंग्लिश में मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हाँ, मैंने आपसे जैसे पहले बोला था, इंग्लिश सीखिए, बिकॉज इंग्लिश इज अ क्लास। इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक क्लास है जो आपको अपने आप से ऊपर उठा देगा। ठीक है, चल वेल डन। आइए देखते हैं फैज अहमद बी। हाँ, क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हमारा क्या, मीथेन। अब देखिए मीथेन से दो चार क्वेश्चन देखते हैं। जो मीथेन आपका होता है, इसको हम डंग गैस भी कहते हैं। मीथेन को हम डंग गैस भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, जो आप समझ जाए। इसे हम डंग गैस या हम गोबर गैस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी आपके मैमेलियन है, गाय भैंस वगैरह, जो आपके पालतू जानवर है, इनका जो गोबर होता है, उसके गोबर में आपका मीथेन गैस निकलती है, इसलिए उसको हम डंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, इसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर मार्श गैस क्यों बोलते हैं? इसे हम मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदल, लैटिन में मार्श का मतलब क्या होता है? दलदल। तो क्योंकि जो दलदली भूमि होती है, जहां पे पानी सड़ जाता है, तो वहां पे आपका मीथेन निकलता है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि जो आपके धान के खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स, जो आपके धान के खेत होते हैं या आपके जो पैडी फील्ड्स होते हैं, उसमें भी आपका मीथेन निकलता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? उसमें मीथेन इसलिए ज्यादा निकलता है क्योंकि भाई धान के खेत में हमेशा आपको पानी मिल जाएगा। धान के खेत में कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रखेंगे, और पानी आप रखेंगे, पानी सड़ेगा तो मीथेन निकलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पैडी फील्ड में कौन सी गैस होती है, सीधा बोलेंगे मीथेन। इसके साथ साथ जो आपके घरों में दीमक होती है, अब तो नहीं दिखाई दे रही है, दीमक जो होती है, दीमक कि दीमक में कौन सी गैस, जो दीमक की बॉम्बी होती है, बॉम्बी, उसको बॉम्बी बोलते हैं। दीमक की जो बॉम्बी, बॉम्बी कहने का मतलब जो नहीं आप मिट्टी का बना के रखते हैं दीमक, तो जो दीमक की बॉम्बी होती है, उसमें से भी आपका मीथेन गैस ही निकलता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आपको बता दिया है। कम से कम यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपको पीसेस के मिल गए। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। आपके घरों में जो एलपीजी होता है, आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें जो स्मेल आती है, पहले बार पूछा था एलपीजी में क्या होता है, तो सीधा आप चिल्ला के बोलिएगा सर एलपीजी में मेनली होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में क्या होता है, सीधे बोलेंगे आप सर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मेनली। पर इसमें जो स्मेल आती है, इसमें जो बदबू आती है, वो ना तो ब्यूटेन की होती है ना ही प्रोपेन की होती है। उसमें जो बदबू आती है, कहाँ लिखो भाई, चलिए यहां लिख देता हूं। उसमें बदबू के लिए मिक्सअप करते हैं हम, क्या मिक्सअप करते हैं? इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। ये भी पीसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या मिक्सअप करते हैं हम? इथाइल मरकैप्टेन। तो देखिए कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिल गए। इसलिए मैंने आपसे बोला था ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही आए पिछले 20 सालों में जो मुझे याद ना हो, मैं ईयर वाइज बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है 10-15 क्वेश्चन मैं आपको बता दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित गैस मुख्यतः बनी होती है, संपीड़ित गैस देखिए आ गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस किसकी मेनली बनी होती है? ऑप्शन हमारे पास है ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन और डी इथेन। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है मेरी तरफ से, इस पर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग भी लाइव हो वो लोग इसका आंसर अभी मत दीजिएगा, ये आपके घर का होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का आंसर आज देखें, कल देखें, परसों देखें, 10 साल बाद देखें। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इनमें से कौन सा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सोर्स है। इनमें से कौन सा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सोर्स है। एक आध ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूं। चलिए, अब 3 में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सोर्स है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए था, दूसरे को कारण ए कहा गया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में मजा आता है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको करने में मजा आता है। समझिएगा क्वेश्चन को, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस। सही कह रहे हैं आप, हिंदी कभी कभी इतनी टफ हो जाती है कि टीचर्स तक नहीं समझ पाता है। घोल का मतलब है सॉल्यूशन,
और समरस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो, सब जगह इक्वल, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक गिलास पानी लीजिए, फैज अहमद साहब, श्रेया यादव मे बी बी। अब श्रेया मुझे भी नहीं पता डी, उसका आंसर मुझे भी नहीं पता। आप लोग को होमवर्क अभी नहीं बताना है, वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, इसका कौन सा सही हो सकता है। मुझे भी इसका आंसर पता नहीं, मुझे पढ़ना पड़ता है भाई, शक्तिमान नहीं हूं, ठीक है। आंसर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर निकाल लेंगे, ठीक है। वेल, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल में नमक डाल दिया, मिला दिया, घुल गया। तो जब घुल जाएगा तो हर जगह आप कहीं से भी उस पानी का लिक्विड निकालेंगे आप, उसमें सेम अमाउंट में आपको सोडियम मिलेगा, मतलब आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, दैट्स ट्रू। तो समरस होता बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम पूरा हिस्सा ले लें, इसमें डिफरेंट संगठन वाला घोल समरस होता है, इम्पॉसिबल है। कि अगर आप इसी बॉटल की बात अगर कर रहे हैं, इसी बॉटल में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस मिलाएंगे तो क्या आपको लगता है इक्वल होगा? नहीं। सो दैट्स इम्पॉसिबल। तो ए सही है, आर गलत। अरे वाह फैज जी, आंसर बिल्कुल सही था आपका, बिल्कुल फैज सही है आपका। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? जो सल्फा ड्रग है, मैंने आपसे बोला भी था कि ड्रग से मेडिकल साइंस में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सौम्या सी, वलन सौम्या बिल्कुल सही था आपका। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? ए पीड़ाहारी, बी पीड़ाहारी का मतलब यहाँ पे है एनाल्जेसिस है, एनाल्जेसिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एनाल्जेसिक है। प्रतिजीवाणुक मतलब एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आपका प्रतिरोधी, मतलब कह सकते हैं कि आपका एंटी है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल कुछ भी हो सकता है। ज्वरनाशी मतलब आप कह सकते हैं कि आपका एंटीपायरेटिक है। इनमें से सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो याद रखिएगा जो सल्फा ड्रग होती है वो मेनली एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगा रखा है सबका सही है। वार्डन बहुत अच्छा। दीपाली नहीं, प्रतिरोधी नहीं होगा एंड सल्फा ड्रग, ठीक है। मेनली ये जीवाणु भी होगा, दोनों मिलता है, इसका दोनों ऑप्शन सेम, बट इसका सही आंसर हमारा एंटीबायोटिक मेनली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण हिंदी टफ है, इसलिए मैंने बोला था कि भाई साइंस एंड टेक के लिए अंग्रेजी चाहिए। जैव निम्नीकरण को बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। अब आप आंसर दे सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल। मैंने मॉर्निंग में आपको एक डीडीटी का एग्जांपल लेके समझाया था, मॉर्निंग में मैंने आपको डीडीटी का एग्जांपल लेके समझाया था, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कौन सा बायोडिग्रेडेबल है ये बताइए। आपको लगता है प्लास्टिक के कप खत्म होंगे? कभी नहीं खत्म होंगे। कांच की बोतल खत्म नहीं होगी। एल्युमिनियम फॉयल खत्म नहीं, खत्म क्या होगा? ऊन। अगर ऊन आपका प्राकृतिक है, भाई ऊन कैसे बनता है? भेड़ हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, इनके बालों से बनाया जाता है। ऑप्शन है दीपाली, आप नहीं ऑप्शन पता नहीं किस क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। तो जिन्होंने बी लगा रखा है बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा सही है, ठीक है। आप बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें हमको मिलाना है सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट। हमको यहाँ पे मिलाना है कौन सा किसका सोर्स है। एवरीवन ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा किसका स्रोत है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाए, कोई बात नहीं, फिर भी देखिए। जो आपका खट्टे नासूर होता है, ठीक है, जो आपका खट्टे नासूर है, आपका गन्ने का जो लाल सड़न है, गन्ने का जो लाल सड़न है, आलू का जो कृष्णकांत रोग है, और गेहूं का जो साहू रोग है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो क्लासेस जो है इसमें हम कम से कम 100 से अधिक क्वेश्चन देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। तो इसके बाद जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, इनके बाद के जो 100 क्वेश्चन हैं इनको हम जल्दी देखेंगे। और आपको अगर लगता है कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, इनको आप कंटिन्यू करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और आप अगर चाहते हैं कि और डिटेल में हम जाएं, अगर आप चाहते हैं आप और डिटेल में जाएं, तो आप इन वीडियोस में देखिए। अभी बहुत जल्दी आपके साथ आपके फेवरेट विनय सर मिलेंगे पॉलिटिकल की क्लास की। आइए थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात करिए। ओवर टू यू विनय सर। गुड इवनिंग।
हम ये अनाउंस करने के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी ही कल या परसों से ही जो यूपीएससी की ऑप्शनल की क्लासेस होती हैं, तो पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, इनकी क्लासेस और ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट की क्लासेस जो है हमारे चैनल पे शुरू होने वाली हैं। आप लोग उन क्लासेस को भी देखिएगा। अगर आप बेस पहले से तैयार करके चलेंगे, जो भी आपको तैयारी करनी है, तो आगे आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है आपको इसका। तो जिनके पास भी टाइम है, जो भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, जिनका सपना है कि उनको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, उनको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो एक सेगमेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेगमेंट जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं परसों से। तो आप लोग परसों से उसकी भी टाइमिंग देख लीजिएगा, पहले से क्लासेज आपको दिखाई देंगे हमारे चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन करिए, उसके सिलेबस को समझिए, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब परसों से वो भी चालू हो जाएगा। बाकी जीएस की क्लासेस चल ही रही है, इसको भी आप ज्वाइन करिए। जो भी एमसीक्यू हम लोग करवा रहे हैं उसको अच्छे से देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे पूरा एक पेज आप पढ़ रहे हैं किसी किताब का, तो उस किताब के पेज को पढ़ने में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको मेमोराइज करनी है, ये हमको पता चलता है पीवाईक्यूज से। इसीलिए ये पीवाईक्यूज कराई जाती हैं, तो वो भी कराया जा रहा है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। बाकी ऑप्शनल की क्लासेस शुरू होने वाली है, इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से उसको भी ज्वाइन करिए। अपनी रुचि का जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी क्लास करिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए, अपने सपनों को पूरा करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।